वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज हम देखेंगे पिछले एक हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बात करें तो 20 मई से लेकर के 27 मई तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कोई भी आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। जो भी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। साथ ही स्टैटिक जीके की बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, है ना। और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है, यानी इकोनॉमी जो है, वो कौन सी बनी है, यानी कौन सा देश बना है। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बना है वो बना है अपना प्यारा भारत बना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए, किसको पीछे छोड़ते हुए, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। बात करूं तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं, कौन, बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने बताया है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। और ये जो आंकड़े आए हैं ये आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हम बात करें तो आईएमएफ जो है ना, इसके जो आंकड़े हैं, इसके लेटेस्ट आंकड़े, जो अपडेट जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा, उसके ऊपर आधारित है ये, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बन गई है, तो भारत बन गई है, ठीक है, भारत बना है। पहले नंबर पे कौन है, तो अमेरिका पहले नंबर पे है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी चीन की है। और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो जर्मनी की है। और अब जो है भारत हमारा चौथे नंबर पे आ गया, चौथा बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78th यानी कि हम बात कर रहे हैं 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड कौन जीता है। तो पाल्मे डियोर अवार्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। और इसे जीता है जफर पनाही ने। किसने जीता है, जफर पनाही ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, इस फिल्म फेस्टिवल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड है उनको हम देखते हैं, लेकिन इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है पाल्मे डी अवार्ड। पाल्मे डी अवार्ड जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किसको दिया जाता है, तो ये कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये बेस्ट फीचर फिल्म के निर्देशक को दिया जाता है। और ये मिला है ईरानी फिल्म मेकर है एक जफर पनाही, इनको दिया गया है। और किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसी फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, सीन बेकर का नाम ध्यान रखिएगा। सीन बेकर को 2024 में पाल्मे डी अवार्ड दिया गया था। किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो अनोरा फिल्म जो थी, अनोरा मूवी, उसके लिए दिया गया था, है ना। नाम आपने सुना होगा अनोरा फिल्म का, है ना। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। कांस फिल्म फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका आयोजन जो है वो फ्रांस में हुआ है। कब से कब तक, तो 13 से लेकर के 14 मई तक इसका आयोजन हुआ। एडिशन की बात करें तो 78th एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर कुछ अवार्ड्स की बात करते हैं। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड्स जो है ये आपको ध्यान रखना है, जोआकिम ट्रायर को मिला है। किस फिल्म के लिए, तो सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए दिया गया है ना। सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट एक्टर की अगर मैं बात करूं तो वैगनेर मोरा को ओ एजेंटे सेक्रेटो के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो नादिया मेलेटी को दिया गया है ला पेटी डर्नियर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करूं तो क्लेवर मेंडो फिल्हो को दिया गया है ओ एजेंटो सेक्रेटे फिल्म के लिए ही। यहाँ पर आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, पाल्मे डियोर अवार्ड का नाम। समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मोनाको में आयोजित F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो मोनाको में जो F2 रेस हुई थी, है ना, फॉर्मूला 2 रेस जो है, इसको जीतने वाले पहले भारतीय जो बने हैं वो बने हैं कुसमैनी। जब कभी भी पहले भारतीय या पहला इंसान या पहली कोई भी चीज घटित होती है तो वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। नाम ध्यान रखिएगा, कुसमैनी का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशोदा एआई अभियान। यशोदा एआई से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ ही गए होंगे। तो यशोदा एआई अभियान जो है ये किसने शुरू किया है, तो ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया, यानी महिलाओं की बात हो रही है ना। और यशोदा एआई अभियान क्या है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग और फ्यूचर शिफ्ट लैब ने मिल करके इसको तैयार किया है।
अगर हम बात करें यहाँ पर तो किसने, राष्ट्रीय महिला आयोग और फ्यूचर शिफ्ट लैब ने मिलकर के तैयार किया। दूसरा, महिलाओं को एआई लिटरेसी यानी कि एआई साक्षरता के बारे में बताना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में जागरूक करना, डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाना और साइबर सिक्योरिटी के बारे में सिखाया जाता है ना, ताकि ये ठगी के शिकार ना हो। किसको, महिलाओं को सिखाया जाता है, उनको इसके बारे में बताया जाता है। इस यशोदा एआई अभियान के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको, अगर आपको ध्यान रखना है कि किसने शुरू किया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अभी नई अध्यक्ष जो बनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, विजय किशोर रहाटकर का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये नाम विजया कर लीजिएगा, विजय नहीं विजया, है ना, महिला है ये। तो विजया किशोर रहाटकर, ये जो आप देख रहे हैं यही है विजया किशोर रहाटकर। अच्छा, इनकी एक बुक अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, मैंने आपको ये चीज पढ़ाया भी है और कई बार रिवीजन भी कराया है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी जो बुक है उसका नाम क्या है ना, याद आ रहा है इसी महिला के नाम के ऊपर? तो फटाफट नाम बताइए उस बुक का जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने लिखा है। पहला संस्करण था, याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ा रखा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? सबसे पहली चीज की इस नाम को ही देखिए, समिट का मतलब सम्मेलन की बात कर रहे हैं। इस सम्मेलन के नाम में क्या छुपा हुआ है? नॉर्थ ईस्ट, या नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया कि हम जो पूर्वोत्तर भारत है हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टर यानी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? निवेश की बात कर रहे हैं। तो इस सम्मेलन के नाम से ही आपको अंदाजा लग गया। तो इसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? तो जो पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, ठीक है, उनके व्यापार और निवेश यानी कि इन्वेस्ट की बात करें, उसकी क्षमता को प्रोत्साहित करना, यानी इन राज्यों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना, यानी निवेश को बढ़ावा देना ही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। समझ में आया? अगर मैं बात करूं तो इसका आयोजन 23 से 24 मई को हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और आयोजन कौन कर रहा है? तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है, बुक का नाम क्या है? द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। ये बुक जो है लिखी है, ये पूजा पुजारा ने लिखी है। पूजा पुजारा की अगर मैं बात करूं तो आपने एक प्लेयर का नाम सुना होगा, चेतेश्वर पुजारा, है ना, नाम सुना है। तो चेतेश्वर जो पुजारा है उन्हीं की ये क्या है? ये उनकी वाइफ है और इन्होंने इस बुक को लिखा है किसके साथ मिलकर के? तो विद नमिता कला, नमिता कला जो है इनके साथ मिलकर के इन्होंने इस बुक को लिखा है। ये उस बुक का कवर पेज है, ये वो बुक है जिसकी इमेज मैंने यहाँ पे लगा रखी है ना, और पूजा पुजारा ने इस बुक को लिखा है। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बुक आपको ध्यान रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपकी कही जाएगी। नाम क्या है उस बुक का? देखिए, बुक का नाम बहुत लंबा है। ये है वो बुक, ये जो आप देख रहे हैं ये कवर पेज में, ये उस बुक की इमेज है, ये उस बुक का क्या है? कवर पेज है। ठीक है, इस बुक के अंदर ये जो नाम लिखे हुए रेडी, रिलेवेंट एंड रीसर्जेंट, ये बस 3 वर्ड आगे के ध्यान रखिएगा। इस बुक का नाम थोड़ा लंबा है, आपको क्या ध्यान रखना है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, बस इतना नाम ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में यही आगे के 3 वर्ड ही आपसे पूछे। अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री, ये इस बुक का पूरा नाम है। आपको नाम क्या ध्यान रखना है? रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, ये एक बुक है ना। इस बुक को किसने लिखा है? तो अनिल चौहान ने लिखा है, जो कि हमारे भारत के दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस कौन? विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना क्रैश जो हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर दुर्घटना जो हुआ था उसके अंदर मौत हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना, अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इसे लॉन्च किसने किया है? तो जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, है ना, राजनाथ सिंह, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। तो यह है सीडीएस अनिल चौहान, इन्होंने इस बुक को लिखा है। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। तो एक ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में निर्वाचन आयोग ने मतदाता जो मतदान केंद्र है ना, मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या
1500 से घटा करके कितनी कर दी है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको घटा करके कितनी कर दी गई है? 1200 कर दी गई है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बात करें तो मतदान प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ये घोषणा की है, और ये घोषणा किसने की है? तो भारत के निर्वाचन आयोग ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हैं जो चुनाव आयोग है हमारा, है ना, उसने ये घोषणा की है। साथ ही चुनाव आयोग ने भारत के महापंजीयक से मृत्यु के आंकड़े प्राप्त करने की बात की है, और सत्यापन के बाद मृतक व्यक्ति के नाम को मतदाता सूची से हटाने की भी बात कही है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे जब वोट होने वाला होता है ना, तो अगर कोई इंसान की मृत्यु हो गई है तो उसकी मृत्यु हुए 5 साल 10 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी वोटिंग होती है ना, तो वो हर बार वोट करते हुए पाया जाता है, उसकी जगह पे कोई और वोट दे करके चला आता है। तो जब मतदाता सूची से वो नाम हटा दिया जाएगा तो उसकी जगह पे कोई और वोट देने नहीं जाएगा। समझ में आया? तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? तो मतदान प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए और पारदर्शी तरीके से, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है इसको मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं थोड़ा सा निर्वाचन आयोग की, है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी बात करते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के अंदर भाग 15 के अंदर, ध्यान रखिएगा, भाग 15 में अनुच्छेद आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका प्रावधान है। इसकी स्थापना कब हुई है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग की? तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को स्थापना होती है, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और ये एग्जाम में पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मुख्यालय कहां पर है निर्वाचन आयोग का? तो नई दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश्वर कुमार का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नई नियुक्ति हुई है, और ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य और 2 चुनाव आयुक्त का नाम ध्यान रखिएगा, विवेक जोशी का, दूसरा सुखविंदर सिंह संधू का नाम आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ना, हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके का। तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन, है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पहली महिला चुनाव आयुक्त का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वी.एस. रमा देवी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम कुछ ऐप और पोर्टल की बात करें तो मैं आपको कुछ ऐप और पोर्टल याद दिलाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सी विजिल ऐप, गरुण ऐप, इनकोर सॉफ्टवेयर, सुविधा पोर्टल, नो योर कैंडिडेट ऐप, मिथ वर्सेस रियलिटी रजिस्टर, ऐसे कुछ एप्लीकेशन और पोर्टल हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं अभी हाल ही में। तो इन नामों को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज वो आपको मैं याद दिला रहा हूं, मैंने आपको फरवरी 2025 की घटना है, 1 फरवरी की बात है ना, कब की बात है ये फरवरी 2025, 1 फरवरी को निधन हुआ था। किसका निधन हुआ था? तो जो भारत के 16वें मुख्य, ध्यान से सुनिएगा, 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका निधन हुआ है। नाम क्या है उनका? नवीन चावला। नवीन चावला नाम है, और ये भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, यानी पूर्व चुनाव आयुक्त है मुख्य, और इनका निधन होता नाम है नवीन चावला। तो एक जब निर्वाचन आयोग और चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं तो इसको भी रिवाइज करके चलिएगा, भी फरवरी की घटना है, इनका निधन हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जेवलिन थ्रोवर की, यानी हम बात कर रहे हैं भाला फेंकर की बात कर रहे हैं, जो भाला फेंकते हैं ना, भाला फेंक की हम बात कर रहे हैं। तो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो आप दिख रहे हैं ये है शिवपाल सिंह, आपको जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, और इनके ऊपर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी थे ये, है ना, भारत के तरफ से आपको ध्यान रखना है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था, और भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इनके ऊपर अभी नाडा ने प्रतिबंध लगाया है। नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर की बात करूं तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और इसके अभी जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो आशीष भार्गवा का नाम आपको ध्यान रखना है, आशीष
भार्गवा जो है वो अभी वर्तमान में इसके क्या है, डीजी हैं। तो यहाँ पर नाडा ने प्रतिबंध लगाया। अच्छा, पहली बार प्रतिबंध नहीं लगा, नाडा ने पहले भी प्रतिबंध लगाया था 2021 में। कब लगा था? 2021 में इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा चुका था। ठीक है, तो ये अब दूसरी बार लग रहा है इनके ऊपर प्रतिबंध। नाम ध्यान रखिएगा, शिवपाल सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टि बाधित महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पहली महिला है भारतीय, वो भी। तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित एक पर्वत चोटी है ना, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इस पे चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टि बाधित यानी कि नेत्रहीन जो महिला बनी है वो बनी है छोंजिन आंगमो। कौन बनी है? छोंजिन आंगमो। इनकी बात करूं अगर मैं, तो ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की रहने वाली हैं। कहां की? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की रहने वाली हैं। 29 वर्षीय, आपको ध्यान रखना है, एक आदिवासी महिला है जिन्होंने इसके ऊपर चढ़ करके ये कारनामा किया है। और दुनिया की, यानी अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की ये 5वीं महिला बनी है ना, और इंडिया की पहली महिला बनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और नाम आपको यहां पर ध्यान से सुनिएगा, गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली अधिकारी बनी है, नाम है इनका गीता समोता। तो एक इंपॉर्टेंट नाम आपको गीता समोता का भी यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? वही सेम चीज, गीता समोता को देखिए इमेज में, यहां पर इनके हाथ में देखिए CISF का लोगो है ना, ये है गीता समोता। और ये आपको ध्यान रखना है कहाँ की हैं, तो राजस्थान जिले की हैं, और राजस्थान राज्य से इनका संबंध है। मैं बात करूं अगर, तो ये SI के पद पर है ना CISF में, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है और CISF की पहली अधिकारी बन गई हैं ये कारनामा करने वाली। नाम इंपॉर्टेंट है, गीता समोता, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, छोंजिन आंगमो और गीता समोता। बात करते हैं थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, है ना, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एज ए स्टैटिक जीके। तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है आपका जो बार बार पूछा गया एग्जाम में, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी का नाम आपको ध्यान रखना है, और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे का नाम ध्यान रखना। दोनों एक साथ गए थे, ये नेपाल के शेरपा है तेंजिंग नोर्गे, ये इनको लेकर के गए थे। तो एग्जाम में कई बार एक नाम दे देता है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, अगर दोनों नाम दे दे तो आपको दोनों को सही करना, दोनों साथ में गए थे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए तो जुंको ताबेई का नाम आपको ध्यान रखना है, जापान की हैं ये। और जुंको ताबेई दुनिया की पहली ऐसी महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़ी ही चढ़ी थी, इसके अलावा दुनिया की 7 महाद्वीपों की जो 7 पर्वत चोटियां हैं उस पे भी चढ़ने वाली पहली महिला यही बनी है। समझ में आया? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछा जाए, ये तो दुनिया की पहली महिला हो गई, वहीं अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? बछेंद्री पाल का नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर पहली विकलांग व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो अरुणिमा सिन्हा का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, ये लोग चढ़े कब कब थे अगर मैं आपसे कहूं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे गए थे। ठीक है, 1953 में। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे, दुनिया की पहली महिला जुंको ताबेई ये कब गई थी? तो ये गई थी 1975 में। कब गई थी? 1975 में। फिर बछेंद्री पाल कब गई थी? तो 1984 में गई थी, है ना, इन्होंने चढ़ाई की थी। और अरुणिमा सिन्हा की बात करें तो ये अभी 2013 की घटना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। तो एग्जाम में 8,848 आता है, कभी कभी 8,849 आ जाता है, जो मिल जाए सही कर दीजिएगा। नेपाल में सागर माथा नाम से इसको जानते हैं, है ना, नेपाल के अंदर इसे सागर माथा नाम से जाना जाता है। नेपाल और चीन दोनों देशों में फैला हुआ है, चीन का जो तिब्बत वाला हिस्सा है ना उसमें फैला हुआ है ये, है ना। ये है वो माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई शेरों की सर्वाधिक आबादी जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो एशियाई शेरों की जो सर्वाधिक आबादी है वो गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एशियाई शेर किसको कहते हैं? आपने देखा होगा बाघ, अलग अलग बिल्ली की प्रजातियों में देखा होगा चीता, बाघ, है ना, हिम तेंदुआ। लेकिन इसमें एक ऐसी प्रजाति जिसके यहाँ पे ना गले पे खूब लंबे लंबे बाल होते हैं, बहुत घुंघराले, बहुत बड़े बड़े, है ना, जिसको आप बब्बर शेर बोलते हैं, इसी को बोला जाता है, यही है एशियाई शेर आपका। अगर मैं बात करूं तो इनका जो प्राकृतिक आवास है वो गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क जो है वो इनका प्राकृतिक आवास है। यहीं पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज, तो अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन शेरों की गिनती के बाद नए आंकड़े जारी किए हैं। साल 2020 में 674 शेर थे, जो अब बढ़ करके वर्तमान में 891 हो गए हैं। तो ये वर्तमान का जो आंकड़ा है इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा कि कुल शेरों की संख्या कितनी हो गई है, तो 891 है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। इसके अलावा चलिए मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करता हूं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, यानी बाघों की संख्या के मामले में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर? मध्य प्रदेश में है ना। अगर आपको याद आ रहा हो तो ध्यान से सुनते चलिएगा। 785 बाघों की संख्या थी। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने गिद्ध का आंकड़ा बताया था, तो सर्वाधिक गिद्ध कहां पर पाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर। फिर आपको ध्यान रखना है, भेड़ियों की बात करें अगर, तो सर्वाधिक भेड़िए कहां पर पाए जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में। यहीं पे अभी तेंदुओं की रिपोर्ट आई थी, तो सर्वाधिक तेंदुआ जो है वो कहां पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। इसके बाद एक और आपको ध्यान रखना, चीता। चीता की बात करूं तो अभी चीता तो खैर भारत में है ही नहीं, विलुप्त हो गए, जो हम लेकर के आए हैं अफ्रीका महाद्वीप से, है ना, नामीबिया से, बोस्वाना से, दक्षिण अफ्रीका से। तो आपको ध्यान रखना है वो हमने ला करके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही शिफ्ट किया है। तो चीते भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। गुजरात के अंदर आपने देख ही लिया कि जो आपका ये एशियाटिक जो लॉयन है, यानी एशियाई शेर जो है, इसकी सर्वाधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अभी एक आंकड़ा आपने पढ़ा था सारस का, कि सर्वाधिक सारस कहां पर पाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। इसके साथ एक आपने गंगेटिक डॉल्फिन का नाम पढ़ा होगा, जो मीठे पानी की, है ना, जो नदी वाली जो डॉल्फिन है ना, ये आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक डॉल्फिन कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में आपको अगर याद आ रहा हो तो हिम तेंदुआ मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, हिम तेंदुआ सर्वाधिक कहां पर? तो उत्तराखंड के अंदर 477 हिम तेंदुआ जो है वो उत्तराखंड में पाए गए हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, पूछा जाए सर्वाधिक बाघ, सर्वाधिक गिद्ध, सर्वाधिक भेड़िया, तेंदुआ, चीता, है ना, या फिर सारस, डॉल्फिन, या सर्वाधिक हिम तेंदुआ, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहां शुरू हुई है? देखिए, विस्टाडोम जो ट्रेन है, मतलब विस्टाडोम जो कोच है, ये पहले भी भारत में चलते थे, लेकिन जंगल सफारी ट्रेन सेवा जो है ये कब शुरू हुआ है? ये अभी हाल ही में शुरू हुआ। कहां पर हो रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश। तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। विस्टाडोम क्या होता है? विस्टाडोम कोच का मतलब ऐसा होता है, ये ऐसा ट्रेन होता है ना कि जिसके अंदर देखिए इधर भी कांच लगा हुआ है, इधर भी कांच लगा, मतलब ट्रेन के अंदर कांच ही कांच लगे हुए हैं। और ये जो कुर्सी लगी हुई है बैठने वाली, ये ऐसे घूम करके कांच की तरफ आप इसका मुंह कर सकते हैं। अभी जैसे ये कुर्सी ऐसे लगी हुई है, आप इसको घुमा करके कुर्सी को ऐसे लगा सकते हैं, और ये सामने फ्रंट से कांच में आप देख सकते हैं, है ना। और ऊपर भी आपको कांच लगा हुआ दिखेगा, जिसके अंदर आप पूरी जंगल का मजा लेंगे, है ना। जंगल में जो भी जानवर हैं वो आपको दिखेंगे, तो आप जंगल का मजा लेते हुए आप जा सकते हैं। भारत की पहली, इसी को बोला जाता है विस्टाडोम कोच, है ना। तो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरू है। कहां से कहां तक? तो कतरनिया घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर के दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच जो है ये चलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है? किसकी बात कर रहे हैं? इसरो की। तो इसरो ने अभी 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है। किसकी बात कर रहे हैं? इसरो ने गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है 2025 को। अब यहां पर ना एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हम लोगों ने 2025 में बहुत सी चीजें पढ़ रखी है ना। क्या क्या पढ़ रखा है तो ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं आपको याद दिलाता हूं। पहली चीज तो ये कि अभी इसरो के जो प्रमुख हैं, नए प्रमुख कौन बने हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये है वी नारायणन, इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही अभी
एक कोलकाता में प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के दौरान 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया। साथ ही ये भी बताया कि गगनयान को लेकर के हमने 7,200 परीक्षण कर चुके हैं, यानी 7200 टेस्ट किए हैं और अभी 3000 परीक्षण और करेंगे हम, ठीक है। और इस गगनयान को 2027 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है ये, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाएगा। नाम क्या है? गगनयान। और इसके अंदर जो सबसे पहले हम भेजने वाले हैं समझ लीजिए कि एज ए एस्ट्रोनॉट अगर हम बताएं टेस्टिंग के लिए, तो सबसे पहले एक हम ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजेंगे, उसका नाम है व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। आपको ये ध्यान रखना, ये पूछा गया जा चुका है क्वेश्चन में अभी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, हमने गगनयान की बात कर ली। अब 2025 को ना किस किसने क्या क्या घोषित किया है, 2025 को किस किस मतलब संस्था ने, किस देश ने घोषित किया है किस वर्ष के रूप में, उसकी बात करते हैं। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है 2025 को। वहीं पे यूएई की बात करूं तो समुदाय का वर्ष घोषित किया है 2025 को, यानी ईयर ऑफ कम्युनिटी। फिर सुधारों का वर्ष यानी अगर हम बात करें ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, इसे रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया भारत के। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया। 2025 को ही विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है नेपाल ने। 2025 को ही अगर हम बात करें तो शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित कर रखा है। फिर एक है ईयर ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ईयर ऑफ एआई को घोषित किया है 2025 को ईयर ऑफ एआई घोषित किया। AICTE, AICTE की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो 2025 को किसने क्या क्या घोषित किया है किस वर्ष के रूप में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए चागोस द्वीप जो है ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि चागोस द्वीप जो है ये किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में तनाव का कारण था। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, अभी खबरों में फिर से क्यों है? तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस को लौटाने की घोषणा कर दी है। देखिए जब आपको पता है कि अंग्रेजों ने ना पूरे कई देशों पर राज किया, हमारे भारत के ऊपर भी अंग्रेजों ने राज किया था, है ना, यानी ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं, यूके की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया था कि जब राज किया तो उस टाइम पे मॉरिशस सबके ऊपर राज किया, तो सबको तो आजाद हो गए, लेकिन मॉरिशस का एक द्वीप समूह है जिसके ऊपर मॉरिशस हमेशा अपना दावा ठोकता है, उसका नाम है चागोस द्वीप समूह, जो कि कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन 1 टिक कीजिएगा, बिल्कुल सही है। कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में। अगर आप देखेंगे तो ये है अपने इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में धीरे से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर है मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। और यहीं पे आप थोड़ी दूर पे देखेंगे तो चागोस द्वीप समूह आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो चागोस द्वीप समूह जो है मॉरिशस का मॉरिशस का है ये द्वीप समूह, लेकिन इसे अभी तक जो ब्रिटेन है ना, उसका कब्जा था। तो इस पर ब्रिटेन का कब्जा है, लेकिन ब्रिटेन ने इसे मॉरिशस को लौटाने की घोषणा अभी कर दी है, इसलिए ये चर्चा का विषय था। और अभी तक इसे ब्रिटेन ने स्वतंत्र नहीं किया था, लेकिन अब इसको देने की बात कर रहा है। इसी के अंदर एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक डियागो, यहाँ पे देखिए ये द्वीप समूह है, यहाँ पे ये पूरा द्वीप समूह है, इसके अंदर एक डियागो गर्सिया आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा। इसी द्वीप समूह के अंदर एक बड़ा सा द्वीप है डियागो गर्सिया। ये जो डियागो गर्सिया है ना, इसको अभी भी इसने स्वतंत्र नहीं किया है। इसकी अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का ही रहेगा अभी। क्यों रहेगा? क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर के इसके ऊपर एक जॉइंट मिलिट्री बेस बनाया है ना, इसलिए इसके ऊपर अभी भी अधिकार किसका रहेगा? ब्रिटेन का ही रहेगा। बाकी जो द्वीप समूह है वो किसको दिया जाएगा? वो मॉरिशस को मिल जाएगा। समझ में आया? तो काफी चर्चा में था द्वीप समूह, हिंद महासागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर के ऑपरेशन घोस्ट सिम शुरू किया है? तो ऑपरेशन घोस्ट सिम समझ गए, सिम जो मोबाइल फोन में सिम लगता है, हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय सेना की एक बटालियन है, भारतीय सेना की जो गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस है,
भारतीय सेना की गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो असम पुलिस के साथ मिलकर के, किसके साथ, असम पुलिस के साथ मिलकर के उसने ऑपरेशन घोष सिम को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है, तो जो फेक सिम कार्ड होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फेक सिम कार्ड का यूज करते हैं, तो फेक सिम कार्ड के रैकेट को पकड़ना है ना, जो फेक सिम कार्ड चलाते हैं उनका जो रैकेट है उसको पकड़ेंगे, और साथ ही साथ साइबर क्रिमिनल्स और जो टेररिस्ट हैं जो मिले हुए हैं उनसे, उनको पकड़ेंगे और उनको जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। दरअसल ये जो फेक सिम कार्ड होते हैं ना, इसका यूज भारत में व्हाट्सएप चलाने के लिए किया जाता है, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किया जाता है, या फिर पाकिस्तानी जो एजेंट है उनके द्वारा किया जाता है। तो व्हाट्सएप चलाने के लिए क्या होता है कि वो क्या करते हैं, इन सिम का यूज करके व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं और व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं और फ्रॉड करते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से फ्रॉड करते हुए या डिजिटली रूप से ब्लैकमेल करते हुए आपने सुना होगा, लेकिन जब आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो उस नंबर पे फोन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो नंबर एक्टिवेट नहीं है, बस व्हाट्सएप उससे चलाने के लिए एक्टिवेट कर रखा है, फ्रॉड करने के लिए। तो इसी सब पे लगाम लगाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन घोष सिम जो है वो शुरू किया है असम पुलिस के साथ मिलकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं। जो रूट जो है ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और आईपीएल में भी आपने इनको खेलते हुए देखा होगा। ये है जो रूट। अगर हम बात करें तो जो रूट ने 153 मैच में ये कारनामा करके दिखाया है, 13,000 रन पार किया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रूट जो है इन्होंने मैच के हिसाब से, अब देखिए जो टेस्ट मैच होता है ना वो 5 दिन का मैच होता है, टेस्ट मैच 5 दिन तक चलता है, और इसमें मुझे लगता है कि दोनों टीम जो है वो 2-2 बार तो खेलती ही है। ठीक है, 2-2 बार दोनों टीम को खेलने का मौका मिलता है। अब आपको ध्यान रखना, 2 बार खेलेगा आदमी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 पारियां, एक ही मैच में 2 पारियां मिल जाती खेलने के लिए, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैच चलता रहता है, इंसान को खेलने को मौका नहीं मिलता है, तो वो उसकी पारी होती ही नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मैच के हिसाब से देखा जाए तो जो रूट नंबर 1 पे है, लेकिन अगर पारी की बात करें तो 266 पारी के अंदर सचिन तेंदुलकर का नाम आपको ध्यान रखना है, वो अभी भी आगे पारी के हिसाब से। और मैच की बात करें तो 163 मैच में जो है सचिन तेंदुलकर ने 13,000 रन पार किया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो जो रूट बने हैं, और यहाँ पर इन्होंने 153 मैच खेले हैं। ठीक है, और पारी मत जोड़िएगा, क्योंकि एक मैच के अंदर 2-2 पारी खेलने को मिलता है टेस्ट मैच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकण रेलवे ने पूर्ण रूप से भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है, इसका मुख्यालय कहां है? तो हम बात करते हैं पहले कोंकण रेलवे की। देखिए, अपने भारत में टोटल 19 रेलवे जोन है। ठीक है, और उन 19 रेलवे जोन में से एक है आपका कोंकण रेलवे। इसका उद्देश्य क्या है? तो पश्चिमी घाट की जो दुर्गम पहाड़ियां हैं उसको पार करके कोंकण के जो तटीय तट है, जो उनके इलाके हैं, उनको रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम इसने किया है, कोंकण रेलवे ने। अभी देखिए, कोंकण रेलवे के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा। एक बार मैप देखिए, ये केरल दिख रहा है आपको, यहाँ केरल की जो सीमा रेखा है, यहाँ केरल से शुरू होते हुए, है ना, ये केरल हो गया, ये आपका कर्नाटक हो गया, ये आपका छोटा सा यहाँ पे गोवा दिख रहा है, गोवा हो गया, और ये आपका महाराष्ट्र हो गया। ये 4 राज्यों के नाम मैं आपको इसलिए मैप से याद दिला रहा हूँ क्योंकि इन 4 राज्यों की हिस्सेदारी है। ठीक है, इन 4 राज्यों की हिस्सेदारी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अभी कर्नाटक, केरल और गोवा, इन्होंने तो घोषणा कर दी थी विलय करने की, लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने भी सहमति दे दी है, जिसके बाद अब भारतीय रेलवे के साथ इसका विलय हो जाएगा। भारतीय रेलवे के पास अभी तक इसके 51% जो है ना, इसका हक था किसके पास? भारतीय रेलवे के पास। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है वो नवी मुंबई में है। कहां पर? नवी मुंबई में। अब देखिए, कोंकण रेलवे की बात करते हैं एक बार। कोंकण रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी। आप देखिए, जो पश्चिमी घाट की जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, है ना, उनके बीच से निकलती हुई ये आपको ट्रेन दिख रही है, ये जो रेलवे लाइन है यही है कोंकण रेलवे। बात करें तो इस ट्रेन का जो परिचालन शुरू हुआ था 1998 से हुआ था। पहले ये महाराष्ट्र और गोवा तक ही चलता था, है ना, लेकिन अब इसे बढ़ा करके कहाँ कर दिया गया बाद में? तो बाद में इसे महाराष्ट्र के रोहा से शुरू करके मंगलुरु कर्नाटक तक, और मंगलुरु से केरल तक इसका परिचालन हो रहा है अभी वर्तमान में, है ना। और आपको बताते चलें कि भारत सबसे जटिल भूभाग है, यानी जो 741 किलोमीटर के रेल मार्ग में 91 सुरंग हैं, और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है ना, लोग एडवेंचर वाले पर्यटन खूब घूमने आते हैं, पश्चिमी घाट की तरफ जाते हैं, पेड़ पहाड़, है ना, जंगल, है ना, अभ्यारण्य, इनको घूमने के लिए बहुत लोग जाते हैं वहां पर।
तो ये जो रेल मार्ग है, 741 किलोमीटर लंबा रेलवे है, मार्ग है, कोंकण रेलवे। और अगर हम बात करें तो इसमें 51% जो है वो भारतीय रेल यानी केंद्र सरकार की इसके अंदर, है ना, हिस्सेदारी थी। और 49% की हिस्सेदारी जो है वो उन 4 राज्यों की थी जिसकी मैंने अभी बात की है। तो 22% महाराष्ट्र की, 6% गोवा की, 6% केरल की और 6% ही कर्नाटक की थी हिस्सेदारी, जिसे अब जो है पूर्ण रूप से किसको दे दिया गया है, भारतीय रेलवे को दे दिया गया है। महाराष्ट्र ने भी सहमति दे दी, यही बचा हुआ था, बाकी 3 तो सहमति दे चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक कहां आयोजित हुई है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। कब इसका आयोजन हुआ है? तो 24 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। थीम जरूर याद रखिएगा, इस सम्मेलन की जो थीम है, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य @2047 इसकी थीम है। थीम जरूर आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं थोड़ा सा नीति आयोग की। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग जो है, योजना आयोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। योजना आयोग का ही नाम बदल करके इस नए आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। और सीईओ कौन है वर्तमान में? तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में सीईओ हैं। इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर का नाम आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखते चलिएगा कि एम्स के आधुनिकीकरण के लिए अभी नीति आयोग ने वीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है, समान रूप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने अभी हाल ही में जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो तमन्ना भाटिया को बनाया है, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री है, एक्ट्रेस है ना। इनकी एक कंपनी है, मतलब एक इसी के अंदर एक ब्रांड है, मैसूर सैंडल सोप, इसी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन बनी है? तमन्ना भाटिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं अगर आपको याद दिलाऊं यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी श्रद्धा कपूर जो है ये यूरेका फोर्ब्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। कृति सनोन जो है ये भी ड्रीम टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अनन्या पांडे की बात करूं तो एक फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है, नाम है जिसका चैनल, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार एआई ऐप और डिजिटल सिटी साला ऐप जो है वो किसने शुरू किया है? तो इस ऐप को जो शुरू किया है वो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। क्या है ये एप्लीकेशन के बारे में बात करें, ये क्या काम करेगा? तो कृषि सलाह सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहे हैं? कृषि से रिलेटेड ये आपका एप्लीकेशन है, जो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा। कृषि संबंधी जितनी भी जानकारी होगी उसको ये प्रदान करेगा, है ना। नाम आपको ध्यान रखना इस एप्लीकेशन का, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष जो है वो कौन सा देश बना है? तो इसका अध्यक्ष अपना प्यारा जो भारत है वो बना है। और अपना जो भारत है अध्यक्ष बना है, अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो अमरदीप सिंह भाटिया का नाम ध्यान रखिएगा, है ना। जकार्ता में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। एशियाई उत्पादकता संगठन की अगर मैं बात करूं, इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्पादकता को बढ़ा करके एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सतत सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें अगर हम इसकी स्थापना की, तो एशियाई उत्पादकता संगठन की जो स्थापना है 1961 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो के अंदर है, जापान में जो कि स्थित है। और बात करें तो महासचिव है डॉक्टर इंद्रप्रदना सिंगा विनाटा, जो कि इंडोनेशिया के हैं। और इसके अंदर कुल मेंबर की बात करें तो 21 मेंबर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मणिपुर जो हाईकोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं के सोमशेखर, कैंपैया सोमशेखर इनका पूरा नाम है। ये मणिपुर हाईकोर्ट के भी बने हैं। ये कर्नाटक के अंदर न्यायाधीश थे, अब इनको कहां? मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं पे मैं बात करूं मणिपुर से ही रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मणिपुर के अंदर अभी सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया है मणिपुर के अंदर, जो कि 5वां संस्करण था इस महोत्सव का। 2017 में पहली बार इस महोत्सव को मनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब से कब तक इसका आयोजन हुआ है? तो 20 से 24 मई तक इसका आयोजन किया गया मणिपुर में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में पहली बार तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना देखी गई है? आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्रजाति यूथालिया मलक्काना का संबंध किससे है, और आपको दे देगा तितली से, मेढक से, छिपकली से, है ना, या फिर किसी फूल की पौधे का नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है ये तितली की प्रजाति है, तो क्या ध्यान रखेंगे, तितली की प्रजाति है और अपने भारत में पहली बार देखी गई है यूथालिया मलक्काना। और ये कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश, आपको नाम ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा जिला, तो लेपराडा जिला, लेपराडा जिला का नाम आपको ध्यान रखना है, इसी जिले के अंदर ये देखा गया है। समझ में आया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपा लीग 2025 का खिताब जो है वो कौन जीता है? किसकी बात कर रहे हैं हम? यूरोपा लीग की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि यूरोपा लीग जो है ये किस चीज का प्रतियोगिता है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है। कौन सा टूर्नामेंट है? फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और इसे जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। किसको हरा करके? मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके जीता है ना। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है इसका जो आयोजन है वो स्पेन में हुआ था, स्पेन के बिलबाओ के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फुटबॉल की प्रतियोगिता है और इसे 1-0 से मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके टोटेनहम हॉटस्पर ने इसको अपने नाम किया है। ठीक है, याद हो जाएगा। एक और चीज आपको, फुटबॉल की एक और इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता भी हुई है, उसको भी देखिए, वो है आपका SAFF सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। इसका जो आयोजन हुआ है कहां पर हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारा जिले के अंदर जो यूपिया स्टेडियम है, ध्यान रखिए यूपिया के अंदर जो गोल्डन जुबली स्टेडियम है यूपिया, यहां पर इसका आयोजन हुआ है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा इसका आयोजन किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या कि कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 6 देशों ने भाग लिया था, भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव। विजेता कौन है? तो अपना प्यारा भारत जो है ये इस टूर्नामेंट को जीत गया है, और किसको हरा करके? तो बांग्लादेश को हरा करके जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में E0 FIR पहल जो है इसकी घोषणा किसने की है? तो E0 FIR पहल की जो घोषणा है वो अमित शाह ने की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। कहां पर इन्होंने ये घोषणा की थी? तो नई दिल्ली, आपको ध्यान रखिएगा, यहीं से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि इस पहल के बारे में ये है क्या। तो इसके तहत जो साइबर वित्तीय अपराध है उसकी शिकायतें जो है वो ऑटोमेटिक रूप से, है ना, दर्ज की जाएंगी। यहां पर आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है? साइबर ठगों के ऊपर पाबंदी को लगाने के लिए अपनाया गया है ना। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो साइबर, इसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर सिक्योरिटीज को मजबूत बनाना और जो बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं ना उसकी जांच के अंदर तेजी लाना, है ना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें तो इसके तहत कभी भी अगर साइबर अपराध होता है तो 1930 पे आपको कॉल करके क्या करनी है? शिकायत दर्ज करानी है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी फ्रॉड हुआ है कोशिश की जाएगी कि वो मतलब रिकवर हो जाए, आपका जो भी पैसा गया है। दूसरी चीज कि इसके अलावा ये घटना किसी और के साथ ना घटे, इसलिए ये पहले से उस नंबर को हम क्या करते हैं? रेस्ट्रिकेट करते हैं, दिखाते हैं और कार्यवाही भी करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी अगर आपके साथ भी कोई भी फ्रॉड हो तो 1930 पे तुरंत कॉल करके आप बताइए क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। अब इसके तहत जो भी 1930 पर दर्ज होने वाली जो भी 10 लाख से अधिक के जो साइबर स्कैम होंगे, है ना, जो भी शिकायतें होगी वो ऑटोमेटिक किस में बदल जाएगी? FIR में बदल जाएगी, ऑटोमेटिक FIR में बदल जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो E0 FIR पहल की घोषणा नई दिल्ली में अमित शाह ने किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। साइबर अपराध से रिलेटेड है ये आपका। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि जो गृह मंत्री अमित शाह है इन्होंने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अमित शाह ने एक OCI के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। OCI यानी बात करें अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका मतलब समझिए ये एक विशेष श्रेणी है जो भारतीय मूल के उन लोगों को दी जाती है ना, जो भारत के नागरिक नहीं है ना, उनको ये चीज प्रदान किया जाता है। उनके लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सांगड़ी, सांगड़ी किसको कहते हैं? तो राजस्थान, देखिए ये जो है मरुस्थलीय जो जगह होती है ना, जो मरुस्थल वाले एरिया होते हैं, मरुस्थली आप ये समझिए मरुस्थलीय जलवायु में पाने जाने वाला एक वृक्ष है। क्या है? एक वृक्ष है। इस वृक्ष का नाम क्या है? खेजड़ी।
इस वृक्ष का नाम क्या है? खेजड़ी, जो कि खास करके कहाँ पर? राजस्थान में पाई जाती है। आपको पता ही है कि मरुस्थलीय भूमि ज्यादातर आपको राजस्थान में देखने को मिलता है ना? तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जो सांगड़ी है इसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करें सांगड़ी क्या होती है, तो ये जो खेजड़ी का जो वृक्ष है इसके ऊपर फलियां लगती है। आपने देखा होगा सेम, या फिर अगर मैं बात करूं बोडो, इस टाइप की कुछ आपने फलियां खाई होंगी, उसी टाइप की कुछ फलियां होती हैं। और खेजड़ी वृक्ष जो होता है इसके ऊपर पत्तों की बड़ी कमी होती है, कांटेदार छोटे पत्ते होते हैं। जैसा आपको पता ही है कि रेगिस्तान में कैसे पेड़ उगते हैं, वैसे ही पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें तो इनके ऊपर ये जो फलियां लगती है, देखिए ये इमेज देखिए, यहाँ पर इस टाइप की फलियां होती हैं, इन्हीं को सांगरी कहा जाता है। और ये खेजड़ी जो वृक्ष है उसी के ऊपर लगने वाला छोटा सा आपको जो दिख रहा है लंबे लंबे फली, यही है आपकी, इसी को सांगरी बोला जाता है और इसी को भी जीआई टैग दिया गया है। और ये राजस्थान राज्य में पाई जाने वाली वृक्ष है। समझ में आया? तो राजस्थान के सांगरी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो बना है वो बना है आपका मिजोरम। कौन बना है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं मिजोरम की। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। यहां पर अगर हम बात करें तो एक उल्लास पहल आपने सुना होगा। उल्लास पहल की अगर मैं बात करूं 2022 में शुरू किया गया था, जो 2027 तक चलाया जाएगा। इस पहल के जरिए ये सफलता मिली है, जिसके अंदर क्या किया जा रहा था, ये एक साक्षरता कार्यक्रम है जिसमें लोगों को साक्षर किया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मिजोरम की साक्षरता दर जो है वो अभी 98.2% हो गई है। कहीं कहीं पे 97 आपको दिखेगा, कहीं कहीं पे 98 दिखेगा, है ना? लेकिन हम पीआईबी वेबसाइट जो है भारत की, जो उसकी हम बात कर रहे हैं, उसके आंकड़ों की, तो 98.2% जो है साक्षरता पहुंच गई है। और 2011 की जनगणना में कितनी थी ये? तो 91.33% साक्षरता थी। कब? ये 2011 की जो जनगणना थी, हम उसकी बात कर रहे हैं 2011 में। अब 98.2% पहुंच गया है। मिजोरम कहां पर है? यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में देखिए, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर, यह है आपका मिजोरम, है ना? तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो मिजोरम ध्यान रखिएगा। और साक्षरता प्रतिशत पूछी जाए अगर आपसे, तो 98.2% आपको ये ध्यान रखना है। समझ में आया? और 2011 में जनगणना जब हुई थी तब इसकी साक्षरता दर कितनी थी? 91.33। इसने केरल को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है? आपसे लेखिका का नाम पूछा जा रहा है, हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका का नाम। अभी इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है वो दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इस पुस्तक की लेखिका है बानू मुश्ताक, और इनको प्रदान किया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किसको? बानू मुश्ताक को। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हार्ट लैम्प जो बुक है उसकी बात करते हैं। ये एक लघु कथा संग्रह है जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने किया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है ना? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। नाम याद रखिएगा, दीपा भास्ती ने। इसके अंदर 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि मिलती है, जो लेखक और अनुवादक दोनों के बीच में समान रूप से विभाजित की जाती है। ये है वो हार्ट लैम्प पुस्तक का इमेज, जो आप जिसको अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2025 वाला। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको याद दिलाऊं अगर, तो इसके अंदर ये जो लघु कथा संग्रह है, इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है इस कथा संग्रह के अंदर। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये है दीपा भास्ती जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और यह है बानू मुश्ताक जिन्होंने कन्नड़ में इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, वहीं पे जेनी एयरपेनबेक का नाम ध्यान रखिएगा। 2024 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, जो कि जर्मनी की लेखिका हैं। कहाँ की? जर्मनी की लेखिका हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कैरोस। क्या नाम है? कैरोस। कैरोस बुक जो है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो पिछली बार का भी ध्यान रखिएगा और इस बार का भी ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत जो है वो कब तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की अगर मैं बात करूं, तो ये कहां पर स्थित है? ये पेरू में स्थित है। कहां पर स्थित है? पेरू में। अभी इसके अनुसार भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। कब तक बनेगा? तो सन 2050 तक बन जाएगा। हम बात करें अगर यहाँ पे, तो अभी हम हर साल 60 मिलियन, है ना,
टन जो है वो आलू का उत्पादन कर रहे हैं। 2050 तक हम 100 मिलियन टन आलू के उत्पादन का जो टारगेट है हासिल कर लेंगे। यानी ऐसा अनुमान है कि हम 100 मिलियन टन तक जो है आलू का उत्पादन करेंगे 2050 तक। इस हिसाब से हम दुनिया के सबसे बड़े आलू उत्पादक देश बन जाएंगे। यहाँ पे अगर वर्तमान में बात करें तो पहले नंबर पे कौन है? चीन जो है वो सबसे नंबर 1 पर है आलू उत्पादन के मामले में। चीन आलू में ही नहीं, चीन जो है गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, है ना, मूंगफली के उत्पादन में, इसके अलावा चाय के उत्पादन में, है ना, तंबाकू के उत्पादन में, चाइना जो है इन सब चीजों के उत्पादन में आगे है। अच्छा, अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है दूध के उत्पादन में आगे कौन बढ़ा है? तो दूध उत्पादन में भारत जो है वो नंबर 1 पर है, विश्व में शीर्ष स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जिनेवा में आयोजित 78 यानी 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में WHO ने ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए किसे प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है भारत को प्रदान किया गया है ना। ट्रेकोमा की बात करें तो एक संक्रामक नेत्र रोग है। ये क्या है? एक संक्रामक नेत्र रोग है जिसका उन्मूलन 2024 में, मतलब भारत की अगर बात करें तो भारत में 2024 में इसका उन्मूलन हो चुका है। और अभी जो जिनेवा में जो आयोजित हुआ था विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 78वें नंबर का, इसी सम्मेलन के अंदर प्रदान किया गया है प्रमाण पत्र भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसकी थीम क्या है इस सम्मेलन की, तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ये इस सम्मेलन की थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? तो रॉटरडैम में हुआ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बात करें तो रॉटरडैम कहां पर है? तो नीदरलैंड का नाम आपने सुना होगा। नीदरलैंड के रॉटरडैम में इसका आयोजन हुआ है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव है, नाम क्या है उनका? संतोष कुमार सारंगी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर जयंत नार्लिकर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो डॉक्टर नार्लिकर जो है, जयंत नार्लिकर जो है, ये एक खगोल वैज्ञानिक थे, है ना। अभी अगर हम बात करें इनका तो महाराष्ट्र के पुणे में इनका निधन हुआ है। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में। अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बिग बैंग का सिद्धांत है उसके वैकल्पिक मॉडल का प्रस्ताव देने के लिए इनको जाना जाता है ना। मैं बात करूं कुछ पुरस्कार और सम्मान की बात करूं अगर, तो पद्म भूषण 1965 में इनको दिया गया, पद्म विभूषण 2004 में दिया गया, फिर महाराष्ट्र भूषण 2011 में दिया गया, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में मराठी भाषा के लिए इनको दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो 4 नागांतराले माझे विश्व के लिए इनको दिया गया है, जो कि इनकी आत्मकथा है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। समझ में आया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है जिनका निधन हुआ है, और उनका नाम है M.R. श्रीनिवासन। M.R. श्रीनिवासन की बात करूं तो 95 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के उदगमंडलम में इनका निधन होता है। और ये परमाणु वैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका, परमाणु वैज्ञानिक थे। भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के निर्माता माने जाते हैं। 1984 में परमाणु ऊर्जा बोर्ड के ये अध्यक्ष थे। तो इनका भी अभी निधन होता है। नाम आपको ध्यान रखना है M.R. श्रीनिवासन। ठीक है, यानी कि ये क्या थे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, यानी परमाणु वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखिए। सूडान के प्रधानमंत्री कौन बने अभी हाल ही में? तो 2023 से ही गृह युद्ध से जूझ रहा था सूडान। अभी 2 साल के बाद यहाँ के जो प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया, ये किया गया कामिल अल तायब इदरिस को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है ना। ये है तायब इदरिस जो सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं पे एक और आपको नाम ध्यान रखना है, रोमानिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? तो रोमानिया के राष्ट्रपति बने हैं निकू सोरडैन। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है रोमानिया के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखिए महावत क्या होता है? महावत जो होता है ये हाथियों को प्रशिक्षित करता है, उसकी देखभाल करता है, रखवाली करता है ना, इसकी सवारी करता है। आप ये समझ लीजिए, सवारी का मतलब आपने देखा होगा हाथी के ऊपर जब आगे जो सिर के पास जो बैठ करके एक छोटी सी लकड़ी लेकर के जो हाथी को चलाता है ना, उसी को महावत बोला जाता है। जैसे घोड़े को चलाने वाला रथ को क्या बोला जाता है? सारथी ना, वैसे ही आप समझ लीजिए महावत कहा जाता है जो हाथी को चलाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारत का पहला महावत गांव का जो उद्घाटन हुआ है वो तमिलनाडु के अंदर हुआ है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनिएगा,
जो तमिलनाडु का जो नीलगिरी जिला है, यहाँ पर मदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर, यहाँ पे थिप्पाकाडु हाथी शिविर के अंदर विशेष आवासीय परिसर बनाया गया है ना, जिसे महावत विलेज के नाम से जाना जाएगा। ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है महावत विलेज। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में भारत का पहला महावत गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन 2025 शुरू किया है? तो एक तो आपको ध्यान रखना है चीन। अब गलती से भारत में टिक कर दीजिएगा, है ना, कि क्वेश्चन पूछा है तो भारत ही होगा, नहीं। यहां पे आपको ध्यान रखना है भारत और कंबोडिया का नाम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चीन और कंबोडिया, किस किस के बीच? चीन प्लस कंबोडिया। इंडिया नहीं है इसके अंदर, इंडिया जो है इसके अंदर नहीं है। चीन और कंबोडिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नाम है गोल्डन ड्रैगन 2025, है ना। ये अभी कंबोडिया और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास है, इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो किस देश में स्थापित की गई है? तो भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो गुयाना में स्थापित की गई है। अब गुयाना के जो स्पार्टा है ना, वहां पर स्थापित किया गया है, सीताराम राधेश्याम मंदिर में। ये देखिए, भगवान हनुमान जी की मूर्ति है, 16 फीट ऊंची, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? वो 16 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसको कहां पर? तो गुयाना के स्पार्टा में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। गुयाना की बात करूं अगर मैं, तो आपने देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप आपने देखा होगा। साउथ अमेरिका महाद्वीप में जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये रेड वाला, ये जो रेड कलर का हिस्सा मैंने टारगेट किया है, ये जो है ये है आपका गुयाना। गुयाना की बात करूं तो इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। यहाँ पे गुयानीज डॉलर चलता है। मार्क फिलिक्स यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इरफान अली यहाँ के राष्ट्रपति हैं, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था, तो जो बांग्लादेश है वो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था ना, बार बार चीन के साथ जाकर के समझौता करने पे लगा हुआ था। तो भारत ने बांग्लादेश के ऊपर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। इसके रेडीमेड गारमेंट और प्रोसेस्ड फूड की जो एंट्री है उसके ऊपर प्रतिबंध यानी बैन कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज याद दिलाऊं तो भारत ने ट्रांसशिपमेंट जो सुविधा थी वो भी इससे वापस ले ली है। ट्रांसशिपमेंट मतलब ये था कि अब इसको कहीं पे भी कोई भी व्यापार करना था ना, तो ये क्या करता था? भारत के बंदरगाह पे अपना सामान भेजता था, और जो बड़ी बड़ी जहाजें जाती थी वो भारत से होते हुए फिर जाती थी, क्योंकि बांग्लादेश कोई जाता नहीं था ना, सब भारत ही व्यापार करने के लिए जहाजें आती थी। तो इसलिए ये अपना सामान यहाँ पर भेजा था। अब भारत ने ये सुविधा बंद कर दी, अगर अब इससे बांग्लादेश का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? तो किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला है दुनिया का। तो आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के जो सर्जन है उन्होंने किया है। तो अभी अमेरिका के जो दक्षिणी कैलिफोर्निया है ना, दक्षिणी कैलिफोर्निया के अंदर 41 वर्ष के एक आदमी का यहाँ पर ये प्रत्यारोपण किया गया है। आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन किया गया था। मूत्राशय कैंसर उपचार के कारण इसका मूत्राशय जो है वो अपनी कार्य क्षमता खो चुका था, तो इसी का यहाँ पर प्रत्यारोपण किया गया है, जो सफलतापूर्वक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व थायराइड दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस जो है ये आपको ध्यान रखना है कि हर साल 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 2025 की थीम क्या है? थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस बार। अगर हम बात करें इस हफ्ते कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस की, तो सबसे पहले बात करते हैं 25 मई। 25 मई को अभी विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। ये जो है पहली बार मनाया जा रहा है, ठीक है। अभी UNGA, जिसकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने अभी इसको ना 2024 में घोषणा की थी विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, सॉरी 24 नहीं, 25 मई को 2024 में घोषणा की थी, 25 मई को। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस हम क्यों मनाएंगे? तो 25 मई 1924 की बात है। कब की? 25 मई 1924 की बात है। जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, उस टाइम पे पेरिस में जो समर ओलंपिक हुआ था, कब? पेरिस के अंदर जो समर ओलंपिक हुआ था, उस दौरान पहली बार अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। कब?
25 मई 1924 को। इसीलिए हम विश्व फुटबॉल दिवस क्यों मनाते हैं 25 मई को, अब आपको समझ में आया। इसीलिए हम 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाते हैं क्योंकि पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की है 2024 में, यानी पिछली बार। ये नया दिवस है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। फिर बात करें 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को ही अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया है। फिर 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 20 मई वाला जो है इसको ध्यान रखिएगा, यहां से एक स्टैटिक जीके का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, और वो कौन सा क्वेश्चन है, वो है मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। किसी को याद है ना? बिल्कुल याद है और रहना चाहिए, अगर नहीं है तो ध्यान से देखिए। मधुमक्खी पालन की अगर हम बात करें तो उसे एपी कल्चर कहा जाता है और ये अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। पहली चीज तो ये कि मृत घोषित का मतलब यह है कि ये ग्लेशियर अब लुप्त हो गया है, 2040 तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा कि यहाँ पे कोई ग्लेशियर भी था। तो अभी आधिकारिक रूप से इसको मृत घोषित किया गया है और ध्यान रखिएगा ये एशिया का पहला ऐसा ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है। तो एशिया का पहला मृत किया गया जो घोषित किया गया क्या है, ये याला ग्लेशियर नाम, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ स्थित है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, जब ग्लेशियर संरक्षण वाली हमने जब वो क्लास ली थी उस टाइम पे मैंने ये चीज आपको समझाई थी। तो ध्यान रखिएगा ये नेपाल के अंदर स्थित है और नेपाल के अंदर एक जगह है लांगटांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? लांगटांग क्षेत्र। यहीं पर ये आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा जो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे ना एक टाइम पे पूरा बर्फ से ढका हुआ बर्फ के पहाड़ हुआ करते थे ना, बर्फ के पहाड़, बर्फ के पठार, ये पूरा ग्लेशियर हुआ करता था। और अब देखिए ये पूरा पिघल गया, नीचे की पहाड़ जो है, नीचे का जो पत्थर है वो आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से पूरा ही गायब हो गया है ना। ये मालूम कौन लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जो यहाँ पर जाकर के जब कोई इंसान मृत हो जाता है तो उसका करते हैं ना कार्यक्रम, ये वो कार्यक्रम करने वाले वहां के लोग हैं, है ना, जो मृत होने पर जो कार्यक्रम करते हैं उस टाइप का यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ग्लेशियर से याला ग्लेशियर। अभी जलवायु परिवर्तन इतना चरम सीमा पर है कि यहाँ पर एक वेनेजुएला देश आपको दिख रहा है आपको। वेनेजुएला जो है ये दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जहां के सभी ग्लेशियर खत्म हो गए, यहाँ एक भी ग्लेशियर नहीं है, जितने भी ग्लेशियर थे सभी के सभी खत्म हो चुके हैं। तो वेनेजुएला दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जहां पे सभी ग्लेशियर खत्म हो गए। तो एक आपको ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के अंदर एक पेरितो मोरेनो ग्लेशियर है जिसका भी एक बहुत बड़ा बर्फ का खंड जो है वो टूट के अलग हो गया है ना। और ये जो घटना है ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन्हीं सब चीजों से ये बर्फ जो है पिघल रही है। अब इसके पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जल स्तर जो है वो ऊपर आएगा, बढ़ेगा, छोटे मोटे जो भी द्वीप है वो डूब जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो विशाल बर्फ का खंड टूटा है ये मालूम कितना बड़ा है? आप सोचिए 2-4 मंजिल का घर कितना बड़ा होता है। अब ये सोचिए ये तो 22 मंजिला है, घर के बराबर जितना है ये 22 मंजिला इमारत जो होती है उसके बराबर ये बर्फ का टुकड़ा है, मतलब ये ग्लेशियर का टुकड़ा टूट के अलग हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लेशियर भी कुछ तो कम हुआ, उसका कुछ तो हिस्सा कम हुआ ही होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया जा रहा है और ये पहली बार मनाया जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया गया अभी हाल में और पहली बार मनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और थीम जरूर ध्यान रखिएगा, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, यानी कि ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो अभी आपने देखा था 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है ना, मैंने अभी पढ़ाया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा, तो आपको ध्यान रखना है शीर्ष पर कौन रहा,
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक नंबर शीर्ष पर रहा और इसने 158 मेडल्स जीते थे कुल। और हरियाणा दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है, चौथे नंबर पे कर्नाटक है और पांचवें नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए टुडे क्विज की बात करें। टुडे क्विज के अंदर देखिए 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है ना। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पीडीएफ आपको ये सेम एज इट इज आपको कहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपका लाइक जो है टीचर को मोटिवेट करता है, ठीक है। क्लास जो है वो 2-3 दिन बीच में हो नहीं पाई थी, इसीलिए मैं एक हफ्ते की पूरी क्लास लेकर के आया हूं, है ना। कुछ बच्ची को टीका लगवाना था और आपको पता है मेरे घर में न्यू बॉर्न बेबी आई है और कुछ टीका लगवाना था। फिर मुझे ट्रैवल भी करना था वापस, मैं जहाँ पे फैमिली रहती है मैं वहां से वापस जोधपुर राजस्थान से वापस मैं प्रयागराज आया हूँ इलाहाबाद। तो आने में भी 2 दिन का समय लग गया है और इसीलिए थोड़ी सी क्लास टाइम पे। बट ये मत सोचिए कि अगर आपकी क्लास नहीं ली है मैंने तो कोई भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नहीं। हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। कुछ अगर एक आध क्वेश्चन रहा होगा तो हम देखेंगे उसको और कल की क्लास में भी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने सब कवर किया है। आप पीडीएफ जो है जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।